एनडीए कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। एनडीए ताकतवर हो रहा है, आने वाले समय एनडीए का ही है। वो सत्ताधारी गठबंधन जो पिछले 10.5 वर्षों से शासन की धुरी पर खड़ा है, क्या उसका विस्तार होने वाला है? सबसे सशक्त प्रधानमंत्री को सत्ताहीन करने के लिए जिस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था लोकसभा चुनाव में, क्या अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होने वाली है? पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले एनडीए में नए साथी की आमद होने वाली है? क्या पुराने सहयोगी की घर वापसी के बाद 25 में मोदी 300 के पार पहुंचने वाले हैं? राजनीति का रट्टा मारने वालों के बीच संभावनाओं में लिपटे ये सियासी सवाल इसलिए एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था तब इंडी अलायंस मजबूत होकर उभरा था। तब बीजेपी या कहिए एनडीए को जोर का झटका लगा था। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होते ही स्थिति पूरी तरीके से पलट गई। जो देवेंद्र फडणवीस उद्धव सेना की आंखों में किरकिरी की तरह गड़ रहे थे, वही अचानक से उसकी आंखों के नूर बन गए। जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाले एनडीए के मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे के सुर और विचार बदले नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह हवा का रुख बदल रहा है, उसे जरा इससे समझिए कि 17 दिसंबर को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद उद्धव को लेकर देवेंद्र फडणवीस के सुर में नरमी देखने को मिली। 3 जनवरी को शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में फडणवीस की तारीफ की गई। उद्धव सेना के हृदय परिवर्तन का सबसे नया साक्ष्य है ये सामना में कुछ हफ्ते पहले तक देवेंद्र फडणवीस पर शब्दों के निस्तार लगाए जा रहे थे, वहीं प्रशंसा के पिरामिड खड़े किए जा रहे हैं। पार्टी के मुखपत्र के एडिटर उद्धव ठाकरे ही है। देवा भाव अभिनंदन शीर्षक से लिखे गए एडिटोरियल में ये साफ तौर पर कहा गया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री गढ़चिरौली पहुंचते हैं, नक्सलवादी डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से विकास का पर्व चालू किया जाता है, ये काबिले तारीफ है। सूबे के सुल्तान के सम्मान में सामना के लंबे चौड़े संपादकीय में जो लिखा गया उसका सारांश ये है कि पढ़ लिख कर पकौड़े तलने की बजाय हाथों में बंदूक लेकर आतंक मचाने और दहशत निर्माण करने की ओर युवाओं का झुकाव हुआ। इस संघर्ष में केवल खून ही नहीं बहाया, पुलिस वाले भी मारे गए और ये तरुण बच्चे भी मारे गए। अब यदि वर्तमान मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। कुल मिलाकर यही लग रहा है कि भावी पालक मंत्री फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे, वहां के आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। सामना के संपादकीय में लिखा हर पैराग्राफ सियासी संदेश दे रहा है। खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, मगर यह बदला मिजाज एक संकेत दे रहा है। हर रोज की तरह जब इस लेख के बाद संजय राउत कैमरों के सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। देवेंद्र फडणवीस को उनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। जिस सामना में फडणवीस को सम्मान के शीर्ष पर बैठाया गया, उसी सामना में एक रोज पहले यानी 2 जनवरी को उनके डेप्यूटी एकनाथ शिंदे पर जमकर कटाक्ष किया गया था। मगर मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह उद्धव ठाकरे ने दिल बड़ा किया है, उसके संकेत नागपुर में तब दिखे थे जब उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। फडणवीस और उद्धव की मुलाकात के वक्त आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। Multiple issues, we have political ideologies that are clashing at certain points. Those ideologies will keep clashing, political viewpoints may be different, but it doesn't mean that anyone has to be the enemy. यूं तो आदित्य ने कुछ नहीं कहा, मगर सियासी गलियों में इस पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि 1 महीने पहले जब दोनों वोट युद्ध में उतरे थे, तब दोनों एक दूसरे पर शब्द बाणों की बौछार कर रहे थे। यही आदित्य ठाकरे चुन चुनकर बीजेपी पर चोट कर रहे थे। हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है।
हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में करते हैं, कहते हैं और करते भी आए हैं। सिर्फ उद्धव ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस से लेकर अमित शाह तक बीजेपी का हर नेता अपने पुराने दोस्त पर शाब्दिक प्रहार कर रहा था। उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। मगर जैसे ही देवेंद्र फडणवीस पूरी शक्ति के साथ सत्तासीन हुए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सपना टूटकर बिखर गया। वैसे ही अब जब उद्धव ठाकरे का मन परिवर्तित हो रहा है, तो लोगों के मन में सवाल है कि अचानक ही उद्धव ठाकरे का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है? क्यों कहा जा रहा है कि उद्धव फिर एनडीए में वापस आएंगे? उद्धव ठाकरे की वापसी से किसे ज्यादा फायदा होने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि इस वक्त लोकसभा में स्थिति क्या है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया अलायंस के 237 सांसद हैं। 13 सांसद ऐसे हैं जो इन दोनों गुट में से किसी भी गुट के नहीं हैं। मोदी सरकार सशक्त है, उसके सभी साथी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, मगर एक कसक है, और वो ये कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली दफा मौजूदा सियासत के सबसे बड़े सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ 300 सांसद एक साथ खड़े नहीं हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा में 9 सीटें जीती थी। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी एनडीए में आ जाती है, तो गठबंधन का आंकड़ा 302 हो जाएगा। ऐसे में 2025 में एनडीए 300 के आंकड़े को पार कर सकती है। हालांकि बीजेपी को सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे साथ आते हैं, तो सबसे पुराने और विश्वस्त साथी की घर वापसी होगी। लोकसभा में एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा। इंडिया अलायंस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। यूसीसी सरीखे बिल को पास कराने में मदद होगी। हालांकि उद्धव ठाकरे की सेना और बीजेपी के बीच में शिंदे रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 जनवरी को सामना में शिंदे पर नश्तर चलाया गया है, उसके संकेत बहुत साफ हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को मनाना और एक साथ रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उद्धव सेना के एनडीए में वापसी से उद्धव ठाकरे को कई फायदे होंगे। राज्य और केंद्र सरकार में हिस्सेदारी के साथ साथ पार्टी को वैचारिक तौर पर मजबूती भी मिलेगी। पहले जरा यह समझिए कि बीजेपी से छिटकने के बाद उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर क्या नुकसान हुआ। बाला साहेब की शिवसेना की जो हार्ड हिंदुत्व वाली पहचान थी, उसे बदलकर उद्धव की शिवसेना की इमेज सेक्युलर बन गई। पार्टी का नाम और पहचान दोनों उनसे छिन गए। विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ, और उसके बाद भी उद्धव की पार्टी किश्तों में टूट रही है। उद्धव की पार्टी के बिखरने की यह सबसे नई तस्वीर है जो पुणे से सामने आई। निकाय चुनाव की आहट के बीच उद्धव के 5 पूर्व कॉर्पोरेटर बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिन 5 पूर्व कॉर्पोरेटर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, ये पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़े पदों पर रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में असफलता के बाद यह टूट काफी अहम है। जाहिर है, अगर उद्धव और फडणवीस साथ आते हैं तो इस पर विराम लग सकता है। इस वक्त आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिल पा रही है। अगर एनडीए में वापसी होती है तो वो महाराष्ट्र में फिर से मंत्री बन सकते हैं। केंद्र में भी उद्धव की पार्टी से किसी को जगह मिल सकती है। अगले 5 साल तक सत्ता में रह सकते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के पहली दफा प्रधानमंत्री बनने के दरमियान शिवसेना उनके साथ थी। दूसरी दफा भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। शिवसेना और बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि आखिर दोनों को अलग होना पड़ा।
अब देवेंद्र फडणवीस के जरिए जिस तरीके से नए रास्ते की तलाश की जा रही है, उसके संकेत साफ है। हालांकि पिछले दिनों जब सावरकर को लेकर विवाद हुआ था, तब उद्धव की शिवसेना उस इंडी अलायंस की पार्टियों पर सख्त सी दिख रही थी, जिसका वो हिस्सा है। पिछले दिनों जब सावरकर के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटीज पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, सावरकर को लेकर सवालों की नई फहरिस्त जारी की, तो उद्धव की शिवसेना हत्थे से उखड़ गई थी। इंडी अलायंस से अलग होने के उसने संकेत दे दिए थे। सावरकर का बार बार अपमान करना और हमारे हिंदू वोटर्स को छेड़ना, तुष्टीकरण की राजनीति, ये कांग्रेस के सब चीजों से हमें विधानसभा में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर यही सब कंटिन्यू होता है और गठबंधन के साथियों को इस तरीके से छोड़ने के लिए विवश करते हैं, तो मैं अभी कह रहा हूं कि यही विवाद कल तक ऐसा रंग ले लेगा कि हम लोग इनसे दो हाथ दूर हो जाएंगे। तो इन संकेतों के बीच आगे का सवाल यह भी कि क्या उद्धव की पार्टी और बीजेपी की जोड़ी की नई धुरी सावरकर बनेंगे। शिवसेना तोड़ने का काम उन्होंने किया है, वो इतने जल्दी शिवसेना के नेता और शिवसेना का शिवसैनिक ये सहन करेगा, ऐसी समझने की बात नहीं। उनका बड़ा अपमान किया गया है, तो ये अपमान ऐसा है कि जब तक वो बीजेपी के साथ लड़ाई करके उनको ही चैलेंज जब तक खड़ा नहीं कर सकते, तब तक ये कुछ नहीं होगा। इस तरह से शिवसेना बीजेपी से सरेंडर होगी, ये मैं मानता नहीं। हालांकि इन सवालों के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर कुछ ऐसा कहा है जो बीजेपी को अखर रहा है। उन्होंने बीजेपी पर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का नया आरोप मढ़ दिया। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। हालांकि ये वही संजय राउत हैं जो चंद रोज पहले फडणवीस की तारीफ में कसीदे कर रहे थे। ये वही संजय राउत हैं जिनको लेकर पिछले दिनों एक खबर सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रही थी। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से खबर आई थी कि पार्टी की एक बैठक मातोश्री में चल रही थी। इस बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने अभद्रता की। दावा यह भी किया गया कि कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने मातोश्री में ही संजय राउत को एक कमरे में बंद कर दिया। दावा यह भी किया गया कि इस पूरे नोकझोंक के दौरान उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो खामोश रहे। हालांकि इस वायरल खबर में सच कितना है, इस पर संजय राउत ने कुछ नहीं कहा और ना ही पार्टी के कभी किसी कार्यकर्ता या पार्टी के पदाधिकारी ने। यही संजय राउत अब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी अब जेडीयू को तोड़ने वाली है, जबकि जेडीयू ऐसी किसी भी थ्योरी को खारिज कर रही है। असल में एनडीए के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी जेडीयू को लेकर पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो गठबंधन से अलग होने वाली है। लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। अगर वो साथ आना चाहते हैं तो सब मिलकर काम करेंगे, उनकी पुरानी सारी गलती माफ कर दी जाएगी। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच चलते चलते मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद से नीतीश कुमार की पलटी की खबरें चलने लगी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले हाथ जोड़ा, फिर लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया और अब खुद ये कैमरों के सामने कह रहे हैं कि अब उनका कहीं आने जाने का इरादा नहीं है। गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो दूसरी से मैंने हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। बिहार में इसी साल चुनाव हैं, उससे पहले सियासी गुणाभाग के बीच नीतीश कुमार के सियासी चरित्र के मुताबिक उनके उलटने पलटने की खबरें तैर रही हैं, मगर खुद उन्होंने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया।
मतलब साफ है कि ना तो जेडीयू टूट रही है और ना ही जेडीयू एनडीए को छोड़कर जा रही है। एनडीए के 293 सीटों में से बीजेपी के 240 सांसद हैं, जेडीयू के 12, जबकि टीडीपी के 16, तो शिंदे की शिवसेना और चिराग पासवान की एलजेपी के 5-5 सांसद हैं। बाकी आरएलडी, जेडीएस और जनसेना के 2-2 सांसद हैं। बाकी एक सांसद पार्टी 9 पार्टियां हैं। जेडीयू के साथ रहते हुए अगर उद्धव ठाकरे का मन डोल गया तो वो फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। ऐसे में 2025 में नरेंद्र मोदी के साथ 300 से ज्यादा सांसद खड़े होंगे। एनडीए 300 के पार चला जाएगा। उद्धव के नए रुख को लेकर बीजेपी क्या कह रही है, जरा वो सुनिए। सामना से अपेक्षा पहले भी कई बार थी, देवेंद्र जी के अच्छे कामों को आगे लेके जाए और उनका पीठ थपथपाए, लेकिन चलो देर सही, लेकिन सामना ने अभिनंदन किया है देवेंद्र जी का, और सामने भी अपेक्षा है कि सामना आगे आगे अच्छे कामों की तारीफ करते रहे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और तारीफ के दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। जानकारों की माने तो आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दिलाने के लिए सारी बिसातें बिछाई जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र विधानसभा में एक बड़े विपक्ष के रूप में उभरी है, लेकिन इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए जरूरी 10% सीटों का आंकड़ा भी उसके पास नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में 228 सीटें हैं, जिनमें से करीबन 29 विधायकों के समर्थन के बाद ही नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के पास महज 20 विधायक ही हैं। ऐसे में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के नाम को विरोधी दल के नेता के रूप में चयनित किया था, लेकिन सरकार की सलाह के बाद ही उनके नाम पर मुहर लग सकती है। काल, परिस्थिति और समय के हिसाब से जो बदल जाता है वो राजनीति होती है। इसमें संकेतों के बड़े मायने होते हैं। अब फडणवीस की ओर से उद्धव के झुकाव के असली मायने क्या है, ये तो वही जानते हैं, मगर इस झुकाव की चर्चा बेहिसाब हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे का हृदय परिवर्तन हो गया है? अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? क्या नए साल में वो एनडीए में वापसी करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।